तो दोस्तों सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 10 आपका 1 मिनट रुक जाओ। क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10 जल्दी आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर आने वाले हैं और आज हम बात करने वाले कंप्लीट केमिस्ट्री। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कंप्लीट केमिस्ट्री में जो 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 आपकी रिएक्शंस है ना, सारी जितनी भी रिएक्शन है चैप्टर में, आपके 1 2 3 4 चारों चैप्टर की टोटल जितनी भी रिएक्शन बन रही है वो सारी आज मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस आपने ये रिएक्शन कर ली ना, समझो केमिस्ट्री में आपकी रिएक्शन में कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपको कोई सैम्पल पेपर चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Fe और H2O। जनरली है ना, Fe और जब पानी जब मिलाते हैं ना तो लोग क्या बनाते हैं, Fe2O3 बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर है ना Fe2O3 और साथ में ना एक ही बीच में एक और रिएक्शन होती है FeO। ये दोनों मिल जाते हैं ना तब तुम्हारा बनता है Fe3O4। तो ध्यान रखना, Fe के साथ H2O मिलेगा ना तुम्हारा तो हमेशा Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस तुम्हारी निकलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। Fe2O3 नहीं बनेगा, Fe3O4 बनेगा। तो पहली रिएक्शन ये हो ही गई जिसमें गलती करते हैं, तो वो ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर आता कैसे, ये 3 हटा देंगे, x लिख देंगे, ये हटा देंगे, y लिख देंगे। अब तुमको बताना है। और यहाँ पर भी हटा लेंगे, शायद x लिख देंगे, ये सॉरी यहाँ 3 है ना, x लिख देंगे, यहाँ पे भी y लिख देंगे। तो समझ गए, ये 3 है 4 है, यहाँ पे भी 3 4 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये हो गए पहली। दूसरी रिएक्शन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जरूरी है, ये वाला प्रेशर 340 atm के प्रेशर पर ही होती है ये वाली रिएक्शन। और ये वाली रिएक्शन है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। ये तुम्हारी फोटोसिंथेसिस है, पता ही होगा। अब इसमें भी छुपा रखी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्स और वाई छुपा लेते हैं। अब तुमको बताना है, यहाँ पर ऐसे पूछ लेते हैं x + y इसकी वैल्यू बताओ, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं y/x की वैल्यू बताओ। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये वाली है, ये 2 रिएक्शन है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ये कैटलिस्ट होते हैं और ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपकी है ना रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन को क्या फास्ट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये तुमको पता है, ये प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड होती है, ये प्रोडक्ट साइड होती है जो भी बन रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारी फोटोसिंथेसिस किस में होती है, पत्तियों के अंदर होती है, ये पता ही होगा। ठीक है, ऊपर वाली तुम्हारी है क्लोरोफॉर्म, ये तुम्हारा। ठीक है, CH3OH। अब इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये तो नाम आता है ना तुमको, मेथेनॉल। एक कार्बन है तो मेथ, और इसका कोड क्या होता है, ओल, मेथेनॉल। ठीक है, ओल होता है ना, OL, मेथेनॉल, अल्कोहल मेथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी रखिए दोनों रिएक्शन के बारे में कि ये दोनों रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन कंडीशन सच एज, ये दोनों रिएक्शन है सच एज टेम्परेचर प्रेशर, ये कैटलिस्ट की वजह से होती है। नहीं तो फिर इनको होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्या पता हो भी नहीं फिर। अब देखो ये वाली रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे पेंट करने वाले जो भैया आते हैं ना, पेंट करने वाले, वो घोल बनाते पेंट का, मतलब जो भी वो वाइट वॉश का घोल बनाते हैं, उसमें पानी भी मिला होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिला होता है। अब ये इसका घोल होता है। ठीक है, अब ये साथ में ना जब इसने दीवार पर पेंट कर दिया ऐसे, ठीक है, अब ये क्या एटमॉस्फेयर में तुम्हारी CO2 होती है। अब ये CO2 के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। ठीक है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ मिल जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे CO2 के साथ रिएक्शन करेगा एनवायरनमेंट की और कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। और जो ये पानी होगा ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी है वो इवोपरेट हो जाएगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट लेयर बचेगी, जिसकी वजह से वो वाइट वॉश मतलब तुम्हारा है ना चमकदार वॉल हो जाएगी। मतलब पहले तो पेंट करते जब तो चमकदार नहीं लगता, तुमको शाइन नहीं मारता दीवार, और जब है ना सूखने के बाद एकदम शाइन मार देता है। ठीक है, तो वो इसी वो जो वाटर कंटेंट है ना वो इवोपरेट हो जाता है थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे ध्यान रख लेना, वैसे पूछता नहीं है एग्जामिनर ये एक्वेस और ये गैसियस, ये सॉलिड, ये लिक्विड। ठीक है, वैसे पूछता नहीं है लेकिन तुमको पता ही होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, यहाँ पे लिख देगा कि है ना जो तुम्हारे यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है ना वो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब जो चमकदार जो शाइन मार रही है तुम्हारी वॉल वो किसके कारण होती है, सिर्फ इसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वर्ड आएगा यहाँ पे, ये भी दे रखा है, ए ऑप्शन में ये दे देगा
बी ऑप्शन भी दे देगा, सी ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वैन CO2 इज एडेड टू इट, इट इज यूज टू वाइट वॉशिंग वॉल। ठीक है, सिर्फ इसके कारण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, खत्म। फिर उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यही ऐसे का एज इट इज है। CO2 मैंने और इसमें मतलब और करी, इसमें H2 है, CO2 अब इसमें और जाएगा और जाएगा और जाएगा। अब इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड। यहाँ पर ध्यान रखना, ये चैप्टर नंबर 2 में भी इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू लाइम वाटर। और लाइम, देखो इसका नाम क्या होता है तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको सिलेक्ट लाइम कहते हैं, तुमको पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम, और CaO उसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिड टू लाइम वाटर द वाइट प्रेसिपिटेट दैट फॉर्म डिजोल्व व्हेन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, बात एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को चाहे बाइकार्बोनेट को, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर जो बन रहा है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, जैसे मैंने ये लिखा NaHCO3, ये बहुत बार आएगा, देखना भी है। बेकिंग सोडा है ये। ठीक है, तो ये वाला जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी नाम होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे कैल्शियम और ये तो मैंने रटना मत, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो तुमको पता है Ca कैल्शियम, और यहाँ पे लिखा है HCO3। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है तुम्हारी, 2 इसकी होती है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो Ca, अब इस पूरे पे 2 लगेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में HCO3 का उल्टा। अब यहाँ पे NaHCO3, Na की वैलेंसी होती है 1, HCO3 की भी 1 होती है, तभी क्रॉस करेंगे तो ये ऐसे कैसा आएगा। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना फर्दर CO2 तुमने इसमें मिलाया, क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 है, मतलब मिलती रहेगी। उसके बाद ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू लाइम वाटर द वाइट प्रेसिपिटेट दैट फॉर्म डिसॉल्व व्हेन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अ सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म एंड सॉल्यूशन रिटर्न टू बीइंग क्लियर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज सिंथेसाइज रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और नाम होता है ये सिंथेसाइज रिएक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाइट प्रेसिपिटेट इसके कारण हो रहा है, और जब फर्दर जब रिएक्शन होगी ना सोल्यूबल सोल्ट बनेगा जो क्लियर होता है वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनर पूछ लेता है, एक इसका नाम एक ऑप्शन देके और एक बी ऑप्शन देके अलग वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो इनकी थ्योरी दे रखी है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर दे देना। अब अगला जो है इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट है तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दी, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दी मैंने। ठीक है, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह की होती है तुम्हारी, एक तो होती है थर्मल, और एक होती है तुम्हारी फोटोलिटिक, और एक होती है तुम्हारी इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, तो यहाँ 3 तरह की रिएक्शन है, जिसमें से ये वाली रिएक्शन कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हीट दे के कर रहे हैं, और जिसमें हीट दे वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस केस, वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कहाँ पर यूज लेते हैं, ये तुम्हारी बुक में ही लिखा हुआ है NCERT में, बीच में एकदम। ठीक है, पैराग्राफ के बीच में, इसको मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज लेते हैं। ध्यान रखना ये वाला, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और CO2 गैस बनती है, और इसको हम सीमेंट मैन्युफैक्चर में यूज लेते हैं। अगली जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को है ना पानी में मिला लिया हमने, अभी क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जिसको हमने ऊपर किस में यूज लिया था, अगर इसमें CO2 मिलाएंगे तो वाइट वॉशिंग में यूज लिया था। फिर इससे कैल्शियम, अगर इसमें मैं ना CO2 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर तुम्हारी अब क्या बन जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तुमको पता है ये सारी रिएक्शन एक दूसरे से मिलती हुई जुलती है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो तुम्हारी क्या है, एक्जोथर्मिक है। देखो ये एंडोथर्मिक है, ये एक्जोथर्मिक है, ध्यान से करना। ये एंडोथर्मिक इसलिए क्योंकि इसको मैंने तोड़ा 2 कंपाउंड में, तो एक कंपाउंड जब 2 कंपाउंड में टूटता है, तुम्हारा ये कंपाउंड है 2 चीजों में टूट गया, तो ये कौन सी चीज, कौन सी रिएक्शन है, बोलो, डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन भी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारी 2 एलिमेंट जब मिल रहे हैं और एक बना रहा है तो यहाँ कॉम्बिनेशन है। जब ये टूट रहा है ना तब तो एंडोथर्मिक है,
और जब ये मिल रहे हैं तब तुम्हारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। थोड़ा सा ध्यान देखना है, ठीक है। और हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसमें से हीट निकल रही है और इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो थोड़ा देख के जाना, माइन्यूट सा है, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। इस तरह की जितनी भी रिएक्शन है ना कैल्शियम कार्बोनेट की, देखो सारी लगा दी एक साथ, ये रही एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, सारी रिएक्शन एक साथ लगा दी चारों। वो कब आए तुमको अब अपने दिमाग से बताना है कि कब कौन सा किसका आंसर लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फेरस सल्फेट का, ठीक है। फेरस सल्फेट और इसमें जो हाइड्रेटेड जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना वो 7 होता है, ठीक है। FeSO4 है और इसमें 7H2O, पानी की जो मोलिक्यूल है 7 है, ठीक है। तो ये 7 मोलिक्यूल को जब हीट से मैंने हटाया, ठीक है, हीट दे के मैंने जब हटाया तो पहले तो एक ग्रीन कलर का होता है FeSO4, ठीक है। ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो उसको। और जब मैंने इसको हीट दिया ना तब ये वाइट एनहाइड्रस FeSO4 में कन्वर्ट हो गया, वाइट। अब ये वाइट कलर का है, पहले ग्रीन का था, अब वाइट कलर का है। अब फर्दर इसको मैंने हीट दी, इसको फर्दर मैंने मतलब गर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना Fe2O3 बनेगा। ऊपर वाली जो तुमने रिएक्शन देखी थी वहाँ पर Fe3O4 बन रहा था, लेकिन वो कैसे बन रहा था तुमको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे FeSO4 है, हीट देंगे तो यहाँ पे Fe2O3, SO2 और SO3 बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये जो गैस होती है ना थोड़ी पंजेंट लाइक, मतलब ऐसी होती है, मतलब बर्न लाइक ऐसी, हाँ मतलब ऐसे सड़े हुए अंडे की जैसे। तो यहाँ पे लिख रखा है ऑन फर्दर हीटिंग अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे बता भी रखा है जो फेरिक ऑक्साइड का जो कलर है ना वो ब्लैक रेजिड्यू लाइक ऐसा ही है, ठीक है। अलोंग विद द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व। बर्निंग सल्फर है ना, ऐसी स्मेल आएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी ये रिएक्शन देखो कैसे हो रही है, कनेक्टेड है। देखो सबसे पहले मैंने FeSO4 का एक वो मतलब मोलिक्यूल लिया, 7H2O गर्म करा, सफ़ेद कलर में बन गए, वाइट कलर में। फिर उसके बाद फर्दर हीट करी मैंने, एक्जोथर्मिक वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट दे रहे हैं। फिर ये Fe2O3 बना जिसका ब्लैक कलर है लिखा हुआ है, और SO2 SO3 बनेगा, SO2 तुम्हारी बर्निंग सल्फर है, ठीक है। ये रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगली जो रिएक्शन है वो PbNO3 लेड नाइट्रेट की है। अच्छा तुमको अगर वैलेंसी आती होगी ना तो इनके फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी तुमको, ठीक है, बस वैलेंसी आनी चाहिए तुमको। अब जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है 2 और NO3 की 1 है, ठीक है। यहाँ पर तुमको आना भी चाहिए, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट है। अब लेड नाइट्रेट में कोई वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होता अलग से, इसको अगर हीट दी ना मैंने तो लेड ऑक्साइड में बनेगा पहले, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन बनेगी। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है वाइट कलर सोल्ट है। सबसे पहले इसका कलर भी बता दिया कि किस कलर में, वाइट कलर सोल्ट है, ठीक है। अच्छा विच आफ्टर हीटिंग टर्न्स टू येलो कलर। अब इसका जो कलर आएगा ना तुम्हारे यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड का येलो कलर है, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम कलर का, ये तुम्हारा व्हाइट कलर का, ये येलो कलर का, बुक में लिखे हुए हैं ये व्हाइट कलर येलो कलर तो आ सकते हैं, ये येलो कलर का बदल गया। और साथ में क्या ब्राउन फ्यूम्स देगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, और ऑक्सीजन क्या होती है कलरलेस गैस, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई लेड नाइट्रेट की, ठीक है। तो ये तुम ध्यान रखना। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना वो अक्सर यही बनते हैं कि इसको अगर मैंने गर्म करा तो एक गैस बनेगी ब्राउन कलर की, उसका नाम बताओ। एक तो ये बन रही है, और जो ऑक्साइड बनेगा वो कौन सा बनेगा दूसरे क्वेश्चन में ये बन सकता है, तो तुम बता देना लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ऐसे पूछता है। अगली जो रिएक्शन है वो है ये वाला, खत्म, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन है तुम्हारी इसमें, कॉपर सल्फेट। अच्छा ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोज हो रही है नहीं डिकम्पोज। ऐसे तुमको आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है, किस तरह की टाइप की है, क्योंकि तुमने टाइप पढ़ रखा है ना, रिएक्शन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन और भी होती है तुम्हारी, ठीक है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अब इसमें देखो 5H2O 5 मोलिक्यूल है। अभी फेरस सल्फेट का देखो तो वहाँ 7 था या 5 था, ठीक है। तो यहाँ पर 5H2O है और यहाँ पर हीट दिया मैंने, इसको गर्म करा, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा कॉपर सल्फेट बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ना एग्जामिनर ये छुपा लेता है, ये एक्स, यहाँ पे ऐसे लिख देगा एक्स, बताओ क्या होगा इसके वैल्यू। तो ये ब्लू कलर होता है, पहली बात क्रिस्टल, ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है,
और अगर इसको मैंने हीटिंग फर्दर हीट दिया तो इसका कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो किस में बदल जाएगा, तुम्हारा वाइट में बदल जाएगा। पहले ब्लू था, अब वाइट में चेंज हो गया। वो भी जितने भी फर्दर तुम्हारे अगर ये पानी के मॉलिक्यूल हटते हैं ना तो उसका कलर बदलता है, ये वो वाइट में हो जाता है अधिकतर केसों में। तो ये और वापस से रीएब्जॉर्ब भी रीएब्जॉर्ब भी हो सकता है। अगर इसमें पानी मॉलिक्यूल मैंने ऐड करा वापस से रीएब्जॉर्ब भी हो जाएगा, तो ये तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह हो सकती है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे अभी कॉपर सल्फेट है ना, इसका जो लिंक्ड है वो यहाँ से है आगे थोड़ा, तो यहाँ पे लिंक्ड मिल गया तुमको। अब कॉपर सल्फेट जो बना ना, इसको मैं ले गया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट को मैंने आयरन के साथ गर्म करा Fe के साथ, तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है वो अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर ये Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा, सॉरी हाँ ठीक है, Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ना कि कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है Fe को। जो तुम्हारा अभी पेपर था ना वो करवाया था, उसमें यही तो वर्ड लिखा था कि हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस कर रहा है, बल्कि ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर रहा है। और ध्यान रखने एक चीज़ और, जैसे ये लिखा है, इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, तो ध्यान रखना इस साइड जो होता है ना लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेटल होता है हमेशा, और यहाँ पर जो होता है वो तुम्हारा नॉन मेटल या फिर कोई कंपाउंड सल्फेट वगैरह, ये नाइट्रेट वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा मेटल ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो वो मैं तुमको बाद में बता दूंगा, अभी तो ये देख लो। तो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, FeSO4 आ जाएगा और यहाँ पे कॉपर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन, ये लोहा है, ठीक है, यहाँ पर आयरन नील है ना, तुमने कील ली, ऐसे कील ली, मतलब लोहे की एक आयरन नील ले ली, और उसका कलर बदल जाएगा थोड़ी देर बाद। जब ये रिएक्शन होगी ना उसका कलर बदल जाएगा, जब इस तरफ देखोगे ना तुम तो इसका कलर बदला हुआ नजर आएगा तुमको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर आयरन विल बिकम ब्राउनिश इन कलर। पहले तो ये आयरन कलर का था, जैसे ब्लैक कलर का होता है वो कुछ, है ना, आयरन नेल ऐसी होती है लोहे वाली कलर की, मतलब ऐसी जो भी आगे, तो ये है ना ब्राउन कलर में हो जाएगी बिल्कुल कील, क्योंकि तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। और जिस सॉल्यूशन में तुम्हें कील डालोगे ना उसमें कील का कलर तो बदल जाएगा, लेकिन इस सॉल्यूशन का भी कलर बदल जाएगा साथ में, ठीक है। एक्टिविटी ही है ये तुम्हारी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये रिएक्शन। अब हम आगे चलते हैं, और ये तुमको पता ही होगा एक्वेस मतलब ये पानी में मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आयरन नेल वाला होगा, तो इसका खत्म लिंक्ड, इसके दो लिंक है, एक ये वाला एक ये वाला, इस रिएक्शन खत्म। अब बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें होता है AgCl, जैसे तुम्हारे यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिया तुमने AgCl। अब यहाँ पर बुक में शायद कलर के बारे में नहीं है तो मैंने कलर इंक्लूड कर दिया, ठीक है, शायद नहीं है, मैंने देखा नहीं, मेरे को दिखा नहीं। तो यहाँ पर AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का है तुम्हारा, सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा क्या होता है, और फोटोकॉपी मशीन में भी काम आता है, ठीक है। यहाँ पर Ag हुआ और साथ में क्लोरीन गैस निकल गई। अब ये ना वाइट से किस में बदल गए, तुम्हारे ग्रे में बदल गए, ठीक है, वाइट से ग्रे में बदल जाएगा ये, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो तुमको पता है। एक और है साथ में Ag के साथ, और कौन सी तुम्हारी याद हो तो, AgBr वाली, है ना, तो वो Ag और Br2 ब्रोमीन गैस में निकल जाएगी, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये हो गया ये रिएक्शन का। अब खत्म, यहाँ से लिंक कोई नहीं, बस एक ही लिंक है और एक ही दूसरी रिएक्शन है। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एक ये वाली रिएक्शन तुमने देखी क्या बुक में, ये लैंग्वेज में लिख रखी है कहीं, अब वो वैसे तो नहीं है लेकिन लैंग्वेज में लिख रखी है कहीं, बुक में ही है, एक्टिविटी कोई लैंग्वेज में लिख रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्यों मेंशन, देखो कॉपर नाइट्रेट है तुम्हारा। अब यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट की वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी कितनी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी है 1। अब यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट किस कलर में होता है, ब्लू, ये इसलिए रखा मैंने यहाँ पे, कलर पता होना चाहिए तुमको, ब्लू कलर का होगा कॉपर नाइट्रेट। अब एक कॉपर ऑक्साइड में बना जो कि ब्लैक कलर में होता है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो तुमको पता है ये ब्राउन फ्यूम्स छोड़ती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो कलरलेस गैस है, ठीक है।
तो इसका लिंक्ड बस इतना ही है, बस तुमको ये ध्यान रखनी है, डिकम्पोजिशन ही है, रिएक्शन डिकम्पोज हो रहे हैं। अब अगली जो रिएक्शन है वो देखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये एलिमेंट, ये कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में भी घूम रहा है, सेकंड में भी घूमेगा, थर्ड चैप्टर में भी घूम रहा है और फोर्थ चैप्टर में भी घूमेगा। ये सारे चैप्टर में घूमेगा ये वाला, ठीक है। NaSCO3 देख लेना, अभी देखना कितनी बार आता है ये NaSCO3। तो यहाँ पे NaSCO3 है ना, जब ये रिएक्शन करता है तुम्हारी ये कौन सा, क्या बोलेंगे इसको, मेथ एथ एथेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे, एथेनोइक। ये नाम तो पता नहीं तुमको, एथेनोइक बोलते हैं इसको। एथेनोइक के साथ जब रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट। और ये बन कैसा रहा है, यहाँ से तुम्हारा है ना Na+ जो है, ये तो पता है ना तुमको। इसको फर्दर में अगर डिवाइड करूंगा तो माइनस और ये प्लस में बढ़ जाएगा, और इसका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ निकल के H2 बन जाएगा, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ अटैच होके यहाँ पे CH3COONA बन जाएगा, ठीक है। सोडियम एथोनेट, एथोक्साइड तो उस केस में बोलेंगे जब अल्कोहल वगैरह ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ सोडियम एथोनेट, अब यहाँ पर लिख रखा है देखो, बेकिंग सोडा इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा तुम्हारे ये मेथेनोइक एसिड है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। विनेगर, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड विच फिल्स द बलून एंड कॉजेज इट टू इन्फ्लेट, मतलब बलून को फुला लेंगे अपन अगर ये तुम्हारी बन रही है तो, ठीक है। और इसको चेक कैसे करेंगे, CO2 बन रही नहीं बन रही है, तो वही टेस्ट कर लेंगे। कौन सा वाला बोलो, अरे वाइट वॉश वाला, वाइट वो मिल्की कलर वाला, मिल्की कलर वाला टेस्ट कर लेंगे CO2 के लिए यार। बलून फुला के फिर पता थोड़ी लगेगा कौन सी गैस है, जब पता लगेगा जब तुम्हारा मिल्की हो जाएगा वो वाला टाइम, ठीक है। अब अगला है देखो यहाँ पर HCl, अब ये वाली रिएक्शन है कि ये भी बता दूंगा। यहाँ पर तुम्हारी एक रिएक्शन है HCl और CuO, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बनता है और साथ में H2O। तो ये रिएक्शन तुम्हारी है ना, बुक में तो नहीं है लेकिन एक जगह मिली थी मेरे को, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। तो यहाँ पे HCl है और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है। अब यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है ना वो ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन होता है और साथ में H2O, और ये कैसे टाइप की रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पर हीट एनर्जी निकल रही है, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना तुम, ठीक है। अच्छा ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर मेरे को है ना मैग्नीज का वो देखना है कि कितनी वैलेंसी है, तो मैग्नीज की वैलेंसी देखने के लिए ना मैं क्या मानूंगा, मैग्नीज की वैलेंसी को x मान लूंगा, ठीक है। क्या मान लूंगा, x। अब K पर कितनी है, +1, ऑक्सीजन पर कितनी है, -8, 4 2 जा 8 टोटल, ठीक है, टोटल। अब -8 और +1 कितना हुआ, -7, x -7 = 0। तो इसकी जो वैलेंसी आएगी ना मैग्नीज की, यहाँ से तो मैग्नीज की जो वैलेंसी आएगी वो +7 आएगी, समझ गए वो कैसा आई, मैग्नीज की वैलेंसी कैसा आई, +7। अच्छा FeSO4 की देखें तो सल्फेट की कितनी वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर Fe की कितनी होगी, +2, कितनी होगी, +2, ठीक है, समझ गए ये वैलेंसी। अच्छा अब ये मैग्नीज है तुम्हारा +7 है, यहाँ पर मैग्नीज की देखो, यहाँ पर मैग्नीज किस में बदल गया, +2, और यहाँ पर Fe किस में बदल गया तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा 2 है ना, 2 है यहाँ पे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर देखो ऐसे लिखो 2 × x, और यहाँ पर माइनस बरा ये 3 2 जा 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो यहाँ पर +3 में कन्वर्ट हो गया Fe। तो मैं सिर्फ है ना मैग्नीज देख रहा हूँ और Fe देख रहा हूँ, और मेरे को किस चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। मैग्नीज देख रहा हूँ, Fe दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं और चीज़ देखूंगा तो तुम्हारे क्लास से ऊपर जाएगा। फिर क्लास 10th के हिसाब से मैंने ये चीज़ देख ली, मैंने क्लास 10th के हिसाब से मैंने मैग्नीज की वो देख ली ऑक्सीडेशन नंबर, और मैंने Fe का क्या देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुमको एक चीज़ पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी इंक्रीज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी इंक्रीज होता है तो वहाँ पर क्या होता है तुम्हारा बोलो, अरे बोलो यार, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन ही तो होगा,
भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तुम्हारे किसी भी उससे, तो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तब क्या होगा, रिडक्शन। मैंने तुमको उस टाइम बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन जब छोड़, जैसे मान लो Na है, Na अपनी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जब क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो क्या होगा इसका, रिडक्शन। ये थोड़ा एक वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था उस टाइम मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने ना पोटेशियम को क्या माना, यहाँ पर वैलेंसी है ना, मेरे को निकालिए मैग्नीज की, किसकी निकालनी, सिर्फ मैग्नीज की। तो मैग्नीज की निकाल, ये मैग्नीज की क्यों निकाल रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन था ना तुम्हारे जिस कॉन्टेक्स्ट में था, वहां पे यही पूछ रहे थे कि KMnO4 क्या चीज़ है, KMnO4 क्या चीज़ है। अब तुमको जनरली तो के की पोटेशियम की तुमको वैलेंसी पता होता है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पता होता है। अब तुम्हारे ना यहाँ पर जो मैग्नीज है ना उसकी वैलेंसी नहीं पता, तो इसको पहले तो क्या होता था, दो कंपाउंड होते थे, दो की निकाल लेते थे हम, कि एक की पता तो दूसरी की निकाल लेते हैं, लेकिन इस केस में तो तीन तीन आ रहे हैं, तो अब कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या मानेंगे, पोटेशियम की तो 1 होती है, हाइड्रो ऑक्सीजन की कितनी होती है, 4 2 8, भाई एक ऑक्सीजन पर कितना आ रहा है 2, और 4 पे कितना होगा 8, 4 2 8, और मैग्नीज की क्या मान ली मैंने, x, क्या मान ली, x। अब यहाँ पर इनका एडिशन करेंगे और इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7, कितनी आ गई, +7। अब मैग्नीज यहाँ पर भी, मैग्नीज यहाँ पर भी तो है प्रोडक्ट साइड में। अब यहाँ पे देखो सल्फेट की टोटल वैलेंसी कितनी होती है, अगर हम इसकी देखें तो टोटल सल्फेट की कितनी होती है, अपन को पता है -2 होती है, कितनी होती है, -2, उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, +7 से +2। तो यहाँ पर KMnO4 का, ये मैग्नीज का क्या हो रहा है यहाँ पर, और जिसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब बढ़ रहे हैं ना इसके पास। तो देखो पहले +7 है, प्लस, देखो अपन 9th क्लास में पढ़ा था ना, जिस पे प्लस ज़्यादा होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकले हुए हैं, तो यहाँ पे +7 के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। अब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया होंगे नहीं, जब तो +2 में आ गया वापस, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका क्या हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो रिडक्शन होगा ना इसका। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना। तो KMnO4 क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये समझ गए। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना। और ऑक्सीडाइज देख भी रहे हो, +2 से +3 में आ रहा है, तो यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा ना वो। ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना तुमको, ठीक है। मैं अगर तुमको नहीं पता ना, मैं तुमको अच्छे से टेबल दिखाता हूँ एक बार गूगल पे, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये मैंने तुमको टेबल भेजी भी थी उस टाइम, लेकिन तुमने देखी नहीं होगी। कुछ है आप पे खाने को देखो यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ, देखो देखो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है, और इधर क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, वही चीज है प्लस वाला, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द सराउंडिंग और ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सराउंडिंग, ये बात समझ पा रहे हो। तो एक बार इन्हें डिफरेंस देख लो जल्दी से, एक बार कोई रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। मैंने इसको खोल दिया, एक बार तुम्हारे को याद नहीं होगा तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, निकालो, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। क्या कर दिया योग कैसे है? तो देखो अब आगे चलते हैं, ये वाला हमारा मैग्नीज वाला हो गया, बहुत ऊपर आ गया, पन्ना पलटो, ज़्यादा आ गया, ये है ना, ये हो गया अपना, वही तो बोला, ये पन्ना दूसरी, पलटो। हाँ, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों है समझे, ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन करता है ना दूसरे का, वो खुद तो क्या होता है, सुनो सुनो, जिसका जो, रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाँ बस ऐसे ध्यान रखो, ये क्या कर रहा है अभी, इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये समझ गए ऑक्सीडाइजिंग है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कॉपर है तुम्हारा, कॉपर वायर, ठीक है। अब कॉपर वायर है तुम्हारे, यहाँ पर देख इधर हाँ लिखा है यहाँ भाई, देखा तो है कॉपर वायर नीचे दे, कॉपर वायर को सुनो, मेरे को नहीं पता। कॉपर वायर को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, सुनो,
कॉपर को हम हीट करेंगे अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। ऊपर भी एक रिएक्शन आई थी कॉपर ऑक्साइड का, तो ब्लैक कलर ही होता है अधिकतर उसका, ठीक है। तो हीट करेंगे तो ब्लैक कलर। अब यहाँ पर तुम्हारी एक रिएक्शन आती है अमोनियम सल्फेट की, और साथ में आती है ये बैरियम क्लोराइड की। देखो यहाँ पर, शांत रहो यार, देखो ये ले लो, तुम ले लो, वहाँ पर रख लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज देखो, ये है ना जो तीनों रिएक्शन है, एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और ये तीसरी रिएक्शन, यहाँ पे तीनों रिएक्शन प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन है, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन है ना तुम्हारी, सबसे पहले देखो अमोनियम सल्फेट है, बुक का है, ये भी बुक में, ये भी बुक में है। यहाँ पे बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई। अब यहाँ पे आयोन्स का क्या होगा, एक्सचेंजमेंट होगा, आयन से एक्सचेंज होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट। यहाँ पर भी दूसरी रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे बैरियम क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट, यहाँ अमोनियम सल्फेट थे, यहाँ सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बैरियम सल्फेट, यहाँ पर ट्वाइस NaCl। अच्छा यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारे, यहाँ पर तुम्हारा लेड नाइट्रेट है, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पर तुम्हारे क्या बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पे लेड आयोडाइड। तो ये लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है, ध्यान रखना, और ये वाइट कलर का होता है। आज एग्जामिनर तुम्हारा इससे दोनों से लेके कुछ क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो मैंने तीनों रिएक्शन लिख दी, अब तुम अपने याद कर जाना, अब वो उसकी मर्जी कुछ भी पूछो, और तुम भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, याद है ना तुमको, तो अब लिख देना फिर कुछ भी, तो क्यों, ये तीनों में से ही लिखना भाई, ऐसे थोड़ी। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर एक चीज इंफॉर्मेशन मैंने इंक्लूड कर रखी है, इंक्लूड कर रखी, तो यहाँ पर स्पीड तेज करो ना यार, रिएक्शन में क्या धीरे चले ना तो सही रहता है। ये तो याद है ना, पर रुको, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब ये वाली जो रिएक्शन है ना, अगर रूम टेम्परेचर पर ये लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है, क्या होता है, येलो। लेकिन यहाँ पर है ना, मैंने अगर इसको है ना, अगर मैंने गर्म करा, फर्दर इसको गर्म करा, तो ये चेंज हो जाएगा ऑरेंज और रेड कलर में, ड्यू टू चेंज इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे पानी है और बर्फ है, बर्फ का स्ट्रक्चर और पानी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, जिससे बर्फ तैरता है पानी पर, क्योंकि इसका डेंसिटी कम हो जाता है ना, ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। अभी यहाँ देख लो, व्हेन कूल्ड इट रिटर्न टू येलो, अगर इसको वापस ठंडा करेंगे तो येलो में चल जाएगा वापस से, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं थर्मोक्रोमिक रिएक्शन, ठीक है। अब ये सिलेबस में देखो, यहाँ तक तुम कर सकते हो, ये केस स्टडी बना के दे सकता है, और देता भी है CBSE वाला, थोड़ा सा तो देता ही है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इतना मैंने तुमको बता दिया, ये थर्मोक्रोमिक रिएक्शन है, इतना से पढ़ लो तो मर नहीं जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बोलो। बीच में जो ये ऑरेंज और रेड होता है, तो उसकी रिएक्शन आ सकती है, उसकी रिएक्शन नहीं आएगी, इतना ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए मैंने उतना ही लिखा जितना कर सकते हो जम। जैसा अभी तुम्हारा वास्प का आया था ना, वो ततैया वाला, वो कहाँ है, बुक में है नहीं है ना, फिर भी आया, इसलिए। अब सुनो, रस्टिंग इज एसेंशियली स्लो। देखो रस्टिंग क्या होती है तुम्हारी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रस्टिंग क्या होती है तुम्हारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे लिख रखा है, रस्टिंग एसेंशियल स्लो बर्निंग प्रोसेस दैट हैपन टू आयरन ऑल्दो द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक बिकॉज इट मूव स्लोली द हीट प्रोड्यूस इज लॉस्ट बिफोर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अकर्स। जैसे तुमने आयरन लिया, अच्छा रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं या फिर एनोडाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर FeCO4 लिखा, और यहाँ पे FeSO4 बना और कॉपर बना, आयरन सल्फेट, ठीक है। ये समझ गए, चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। तो मतलब क्वेश्चंस करे चैप्टर 1 के, रुको एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड रुक जाओ। हमने पढ़ लिया था यार भैया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जिंक के साथ मिलाएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा तुम्हारा। इसका फॉर्मूला है, पता होना चाहिए तुमको, 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज होती है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाएंगे तो सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज और एल्कोहल है ना, कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं H2CO3। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, NHCO3 कैसे बनता है, तुमको पता है ना थ्योरी, NHCO3 कैसे बनता है भाई, बताओ। मैं बताओ। जब NaOH H2O HCl NHCO3 बनाने के लिए करेंगे हम H2CO3 लेंगे, ठीक है, ये नहीं बताया, और NaOH लेंगे। तो जब सुनो, यहाँ पर ये वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड। ये क्या है तुम्हारे, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ मिलेगा ना, तो माइल्ड एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, माइल्ड बेस, सॉरी माइल्ड बेस बनाएगा, जो कि मतलब है ना
10-11 के समथिंग इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो H2CO3 के साथ जब तुम्हारा NOH मिलता है, क्या मिलता है, NOH मिलता है, तो तुम्हारा क्या बनता है, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कौन बताएगा, तुम मत बताते यार, ये ज़्यादा इनसे पूछता मैं। सोडियम क्या, क्या, कार्बोनेट क्या? डेकाहाइड्रेट। चलो आगे चलते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर एज इट मेड ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये किससे मिलके बना पता है तुमको? उसके बाद है ना हम बात करते हैं, अगर NaCO3 को अगर गर्म करा तो इसमें एक तो ये बनेगा Na2CO3, एक पानी बनेगा, एक CO2 बनेगा, इसको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लैंग्वेज लिख रही है, इट इज यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। ये जो तुम्हारा है ना एक बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग पाउडर कब बन जाता है, जब बेकिंग सोडा के साथ हम क्या मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड और साथ में कॉर्न स्टार्च, ठीक है। कॉर्न स्टार्च जो होता है ना वो बेकिंग सोडा, और जो तुम्हारा वो अलग से टार्टरिक एसिड रहता है, उन दोनों का अलग अलग रखता है वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग बना के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है, पढ़ लेना इसको। बेकिंग पाउडर टू एरिएट द डो, जब भी केक वगैरह में मिलाते हैं तो वो उसमें रिएक्शन होती है और CO2 बनती है, जिसके कारण वो एरिएट हो जाता है, ठीक है। विच प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम और इसको एक जगह और यूज लेते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख रखा है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है ना, इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज ले सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस विच प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये CO2 ऑक्सीजन को हटा देता है तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन की सप्लाई से ही तो तुम्हारा फायर कंटिन्यूस रहता है, तो वो हट जाएगा तो फायर भी मतलब ऑफ हो जाएगी, द फायर इवेंचुअली गोज आउट, ठीक है। फिर उसके बाद लिख रखा है बेकिंग सोडा। अब इसकी 4 चीज इनमें, एक तो एंटासिड के फॉर्म में यूज ले सकते हैं इसको, दूसरा ये माइल्ड बेस होता है, तीसरा इसकी pH होती है 8.3 के समथिंग, ठीक है, 7 से तो ऊपर ही है, थोड़ा माइल्ड बेस है ना इसलिए। और बेकिंग सोडा, ठीक है, प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट, वाइल बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एसिडिक कंपोनेंट लाइक क्रीम ऑफ टार्टर विथ लिटिल बिट ऑफ कॉर्न स्टार्च एडेड टू कीप द टू सेपरेट एंड ड्राई, ठीक है। फिर यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रखी है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl का पानी में जो होता है ना, वाटर के अंदर जो मिला सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन में हमने CO2 डाल दी, साथ में अमोनिया डाल दी। जब CO2 और अमोनिया डालता हूँ ना ब्राइन सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर साइड में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो तुम्हारा NH4Cl और साथ में क्या बनता है, NaHCO3। तो ये अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो मेरी थ्योरी जल्दी से हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस होने वाली है सेकंड चैप्टर की। तो इसके बाद ना pH ऑफ फ्रेश मिल्क की क्या रहती है, 6 रहती है। देखो जो तुम्हारा मिल्क मैन होता है ना, अगर उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक दूध को है ना कहीं से मतलब डिलीवर करना है, तो वो है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त है ना उसका दूध फट सकता है, मिल्क, ठीक है। तो उस टाइम क्या करता है, क्योंकि मिल्क क्या रहता है, थोड़ा एसिडिक होता है, तो वो इसमें ना बेकिंग सोडा वगैरह डाल लेता है, जिससे थोड़ा एल्कलाइन हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, जिससे उसकी है ना ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा लंबी चल जाती है, ठीक है। और अगर अब इस दूध को गर्म करके अगर हम इसको दही में बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो दही बदलने में टाइम लगता है ना, पूरा कम से कम 8-9 घंटे लग जाते हैं। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि वो फिर जो तुम्हारा वो है ना न्यूट्रल से एसिडिक होगा, और न्यूट्रल से एसिड होने में टाइम लगेगा ना थोड़ा, स्केल पीछे आने में, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है फ्रेश मिल्क, ये पढ़ लेना तुम, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, कोरोसिव लिक्विड क्या होते हैं, ये तुमको मिला नहीं होगा चैप्टर में। कोरोसिव लिक्विड क्या होते हैं, व्हाट इज कोरोसिव लिक्विड? ये कोरोसिव लिक्विड होते हैं ऐसे लिक्विड, अगर तुमने इसको यहाँ पे स्किन पे डाला तो स्किन पर क्या करेगा, सेंसेशन करेगा, क्या करेगा, जलन करेगा, ठीक है, जलन करेगा, ठीक है। कोरोसिव लिक्विड वो होते हैं जो मतलब है ना अगर स्किन पे डाल लिया तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे को जलन करेंगे, सेंसेशन कर देंगे। सब्सटेंस दैट सेवरली डैमेज और डिस्ट्रॉय अदर मटेरियल व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पता लग गया तुमको कोरोसिव लिक्विड में। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, इसको कास्टिक पोटाश और कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ जाना। अब कोकोनट ट्री में क्या होता है, कोकोनट ट्री है ना, वो किसान जो होता है ना कोकोनट ट्री में क्या डालता है कि वो अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि ध्यान रखना
कोकोनट जो ट्री होता है ना, उसकी जो सोइल होती है ना बहुत एसिडिक होती है। वो टोलरेट मतलब वहां पर जो एसिडिक कई बार सोइल हो जाती है तो वो टोलरेट नहीं कर पाता पेड़, समझ रहे हो, तो फिर ग्रो नहीं हो पाएंगे तुम्हारे जो कोकोनट, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए क्या करता है वो जो किसान होता है वहां पर जो भी होता है फार्मर, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देता है मिट्टी में, जिससे वो क्या होता है न्यूट्रल हो जाती है सोइल। और फिर यानी ये इसकी आइडियल रेंज होती है 5.5 से 6.5 ऑप्टिमम ग्रोथ हो जाती है कोकोनट ट्री की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इनको मिनरल एसिड भी बोलते हैं। तुम कर क्या रहे हो? टाइम पास पढ़ लिया यार भैया। पूछो, बताओ। अब तो हो ही गया। बताओ आप मिनरल एसिड क्या होता है? मिनरल एसिड जो मिनरल के उससे फॉर्म होते हैं। कौन बताओ, कौन से थे वो? एग्जाम्पल बताओ। बताना। गोला सा के मारो। बताओ अरे यार मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते ये हैं? धरती फेंक के मारो। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। याद करना चलो तुम ना पढ़ो तो उसको तो पढ़ लेने दो, तो पढ़ रही हो। तो उसको बार बार ध्यान कर रहे हो तुम, ठीक है। तो मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिख रखा है। देखो मिनरल एसिड क्या होते हैं तुम्हारे, जिसको है ना हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, जैसे अर्थ यहाँ पे लिख रहा है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड एंड इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और जो एसिड होते हैं ना तुम्हारे बी स्टिंग में होता है, ततैये वगैरह में होते हैं, जैसे इसमें मैथनोइक एसिड होता है तुम्हारे, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं तुम्हारे इसमें, ठीक है, बी स्टिंग में। ये चीटे में भी पाया जाता है, ठीक है, चीटी वगैरह उसमें, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए तुम मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। जैसे अर्थ एसिड में अर्थ क्रस्ट है, HCl आ सकता है। अर्थ क्रस्ट से जो भी निकलते हैं ना, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो वहीं से प्रिपेयर करते हैं इनको। HCl भी आ सकता है। हाँ वहां पे आ सकते हैं, मिलते होंगे वहां पे अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में सारे मैं थोड़ी, acid मतलब। अब सारे एसिड का तो पता नहीं है, ठीक है। लिटमस, टर्मरिक आर नेचुरल इंडिकेटर, और क्लोव्स, ये वनीला, अनियन, ये क्या होता है तुम्हारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो जो मतलब देख कर वो कुछ नहीं कर सकते ना, उनके लिए होता है। अरे मतलब जो देख नहीं सकते ना, सूंग वगैरह के, सूंग के विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है। वाइट फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फिनोफ्थिलीन क्या करता है, बेस के साथ कलर कर देता है गुलाबी पिंक, और न्यूट्रल और क्या बोलते हैं एसिड के साथ कलरलेस रहता है। मिथाइल ऑरेंज तुम्हारे क्या रहता है, बोए, बेस के साथ येलो और एसिड के साथ रेड, ठीक है। कोरोसिव सब्सटेंस कैन डैमेज मटेरियल थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हाइल नॉन कोरोसिव सब्सटेंस डू नॉट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक बैटरी एसिड, पोटेशियम, बैटरी का जो एसिड रहता है ना कोरोसिव रहता है बहुत। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव, whereas प्लास्टिक कंटेनर यूज टू स्टोर नॉन कोरोसिव। बैटरी एसिड जो तुम्हारे प्लास्टिक कंटेनर होते हैं ना, वो क्या होते हैं तुम्हारे प्लास्टिक एसिड क्या रहते हैं, प्लास्टिक कंटेनर वो है ना उसमें स्टोर कर सकते हैं ना, पानी भी पीते हैं ना वो प्लास्टिक का उसमें करते हैं ना, पीते हैं ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयोन्स इन NaHCO3 इट बिहेव्स मॉडरेटली नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये ध्यान रखना, ये NaCO3 बार बार घूम रहा है, पहले बता रहा हूँ, इससे तो क्वेश्चन पक्का ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना, कलर तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, वहां पर तो ये टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस होता है 1.2, ऑरेंज कलर का होता है। लेमन जूस होता है, ये थोड़ा ऑरेंज होता है, इसको रेड ऑरेंज मान सकते हो, ये ऑरेंज, ठीक है। प्योर वाटर ग्रीनिश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू ग्रीन, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ब्लू, ठीक है। ये समझ जाना, यहाँ पे लिख भी रखा है, लेकिन तुमको स्केल का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है, तुम अब फैक्ट ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पर आगे चलते हैं NH4Cl, हाँ बस ये लाइन हो रहा है, NH4Cl NaHSO4 मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड आर एसिडिक सोल्ट। ये कैसे सोल्ट है, एसिडिक। जब भी इनको मैंने बनाया ना, कैसे बनाया था, मैंने तुमको दिखाया था ना वो वाला, जब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जब बनाया था, वीक वहाँ एसिड लिया था और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, तो तुम्हारा माइल्ड बेस बन गया था। ऐसे ही इनको बनाया, ठीक है, बिकॉज इट कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये तो पता है तुमको सोल्ट का नेचर। यहाँ तुमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी ना, यहाँ पर तुम्हारा एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है तुम्हारे यहाँ, सोल्ट प्लस क्या बनता है, पानी, वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। अगर एसिड को तुमने वीक लिया, बेस को स्ट्रॉन्ग लिया, तो सोल्ट का नेचर बेसिक होगा, वीक। अगर तुमने इसको स्ट्रॉन्ग लिया, इसको वीक लिया, तो सोल्ट का नेचर एसिडिक। अगर दोनों को स्ट्रॉन्ग ले लिया तो तुम्हारा सोल्ट का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। अगर दोनों को ही तो कम कम ले लिया तो न्यूट्रल, ठीक है, समझ गए ये वाली बात।
तो यहाँ पर यही चीज लिख रहा है कि बेसिस और बिकॉज इट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग देयर पीएच विल बी 8 पॉइंट। अच्छा इसकी सोडियम एसीटेट की जो सोडियम एसीटेट की जो दे रखी है ना तुमको पीएच, वो ये दे रखी है ना 8.9, रट लेना भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। NH4Cl की जो तुम्हारी है ना पीएच वो 4.6 है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं अब डायरेक्ट। ये हो गए सेकंड चैप्टर की। एक बार थर्ड चैप्टर भी कर लेंगे यार एंड टू एंड, फिर सेकंड थर्ड एक साथ ले लेंगे यार, कर लो कर लो। है ना। चलो रुको, देख लो। देखो थर्ड चैप्टर देख लो अब जल्दी से। द इम्प्योर मेटल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लॉक एंड मेड द एनोड। यहाँ पर चलो मैं समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में। यहाँ देखो बैटरी है तुम्हारी, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगाए और दोनों इलेक्ट्रोड में मैंने इसको ऐड यहाँ पर कर लिया, बैटरी से कनेक्टेड है बैटरी, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा दी प्लस माइनस, ये प्लस है यहाँ पर, या माइनस है। प्लस वाला ए पॉजिटिव रहता है हमेशा, तो ये एनोड हो गया, ये तुम्हारा कैथोड हो गया। अब यहाँ पर क्या रहता है तुम्हारा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कोई भी ले लो, कॉपर सल्फेट का ले लो, ठीक है। यहाँ पर एनोड पर है ना इम्प्योर मेटल का बनाते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ क्या बनाते हैं, इम्प्योर मेटल का। और ये कैथोड पर प्योर मेटल का बनाते, कुछ भी बनाते तो प्योर मेटल का, ठीक है। अब क्या होता है, इम्प्योर मेटल क्या है, इसमें डिजोल्व हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। मान लो कॉपर सल्फेट है तो इसको भी ऐसे ही लिया हमने सब्सटेंस, तो इसने ना कॉपर वाले जो आयन है ना इसमें रिलीज कर दिया है। अभी कॉपर वाले जो है ना, कॉपर वाले आयन जो भी है इसमें मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, और बाकी के जो कॉपर जो प्योर होंगे कॉपर आयन वो इस पर चल जाएंगे प्योर मेटल पर, इस पर डिपॉजिट हो जाए शुरू हो जाएंगे। और जो डिसोल्व नहीं होते तुम्हारे, जो इनसोल्यूबल है, वो यहाँ पर एनोड के नीचे एनोड, यहाँ पे एनोड मड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनोड मड बना लेते हैं। तो एनोड मड किसके नीचे बनता है, एनोड पे, एनोड के नीचे, एनोड पर प्लस आता है। एनोड किसका बनता है, इम्प्योर मेटल का, और कैथोड नेगेटिव, कैथोड पर क्या बनता है, प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइट हम कॉपर सल्फेट का ले सकते हैं, ठीक है। और यही चीज पूछता है तुमसे एग्जामिनर, बस खत्म, आगे चलते हैं। और तुम्हारे जो कॉपर आयन है वो एनोड से रिलीज होके किस पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर, ठीक है। बस ये थियरी है इसकी। अब चलते हैं आगे। द इम्प्योर मेटल इज टेकन फ्रॉम द थिक ब्लॉक मेड एनोड, ये मैंने अभी बता दी, छोड़ा आगे। यहाँ पर एक चीज लिख रहा है कि सुटेबल वाटर सोल्यूबल सोर्ट ऑफ मेटल टेकन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर एक तो ये लिख रखा है HGS मर्क्यूरस सल्फाइड, और यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन, और इसको हीट के प्रेजेंस में करेंगे ना तो यहाँ पर तुम्हारा मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये रिएक्शन ध्यान रख लेना, ये इसको हीट दे रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों। और ये तुम्हारी काम की है, कैसी रिएक्शन की है, ये इधर सिनेबार है तुम्हारा, जो क्या चीज़ था ये, मर्क्यूरस सल्फाइड। तो ये मर्क्यूरस सल्फाइड है ना, ये सिनेबार होता है, ये ओर होता है ना, ओर मिनरल सुना होगा तुमने, तो ये ओर होते हैं तुम्हारे, इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, जैसे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का होता है, सिनेबार तुम्हारा इसका हो गया, ठीक है। मर्क्यूरी सल्फाइड का ये, ठीक है, चीफ और मिनरल ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन है, पहले ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्शन करवाई तो ये बना, फिर ऑक्सीजन को हीट दिया तो ये इसमें बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में लेने के लिए हमको ज़्यादातर है ना रिडक्शन करवाना पड़ता है। कई तो सीधा हो जाता है रिडक्शन, नहीं तो कई को कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज बस ये ऑब्जेक्टिव करवाओ, ठीक है, हो यही पाएगा भाई, कितनी सारी चीज़ें, केमिस्ट्री है ये, ठीक है। तो हाँ ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे यहाँ सारे, ठीक है। सिनेबार मर्करी सल्फाइड द चीफ और मिनरल ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे एम्फिट्रिक ऑक्साइड होते हैं, तुम्हारी बुक में सिर्फ ये दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दे रखा है ना, जिंक ऑक्साइड। तो इसमें और भी है, तुम याद करो तो कर लेना, वैसे बहुत इजी ट्रिक्स है। सुनो बे जनाब अली, फिर मिलेंगे गली में, ठीक है। तो ऐसे तुम याद कर लेना, ठीक है। जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये तो हो ही गई। और यहाँ पर Al2, अरे तुम्हारे पास दे तो दिए, तो यहाँ पे Al2O3 HCl के साथ करेगा तो AlCl3, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है Al2O3 NH के साथ करे तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चले तो सब मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर, इनको एल्कलाइज बोलते हैं। जो मेटल ऑक्साइड पानी मिल जाए
वो तुम्हारा क्या होता है एल्कलाइज, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा कोल्ड वाटर के साथ करेगा, कौन सा हॉट वाटर के साथ, कौन सा स्टीम के साथ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, वो सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम हमेशा कोल्ड वाटर के साथ करेंगे। ठीक है, और ये हॉट वाटर के साथ भी कर सकते हो, स्टीम के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, विग्रसली करते हैं तो इनके साथ तो भाई आग ही लग जाएगी। ठीक है, अब कैल्शियम वाला जो होगा तुम्हारा है ना लेस वॉयलेंट रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, लेकिन कर लेगा, तो कोल्ड वाटर के साथ कर लेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा, और ये भी कर लेगा ये भी कर लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है। ठीक है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, तो मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग आगे तो करेगा भी। ठीक है, एल्यूमिनियम AiZ, ठीक है, तो ये नहीं करेगा ये भी नहीं करेगा, स्टीम के साथ कर लेगा, और ये तो तीनों के साथ नहीं करेगा। ठीक है, अब इनमें से जो पोटेशियम और सोडियम है ना कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, तो ये जनरली है ना हाइड्रोक्साइड बनाते, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और ये जनरली जो एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं जो स्टीम के साथ करते हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे लिख भी रखा है, व्हेन अ मेटल लेवल कोल्ड वाटर और हॉट वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड अलोंग विथ हाइड्रोजन। देखो जब तक यहाँ तक रहेगा तब तक तो हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ तक। ठीक है, जब ये स्टीम के साथ पहुंचेगा तब ये तुम्हारा बनाएगा और ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और यही मेटल को अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ HNO3 के साथ तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, पानी बनेगा। क्या बने, पानी, वो आगे देख लेंगे हम। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम टू प्रोड्यूस, यही बता रहे पढ़ लेते हैं, मैग्नीशियम बर्न इन स्टीम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। पढ़ने के बाद एक और बार बता दोगे। ठीक है चलता है। हाँ, कोरोजन देखो, ये सिल्वर कॉपर आयरन, सिल्वर अगर छोड़ दिया है ऐसे खुले में तो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर आ जाएगी, वो सिल्वर सल्फाइड की होती है। ठीक है, उसके बाद कॉपर अगर ग्रीन कोटिंग आएगी, अगर आयरन है तो रेडिश ब्राउन कोटिंग आएगी। बस ये कोटिंग ध्यान रखना है, इस पर ब्लैक कोटिंग, इस पर ग्रीन कोटिंग, इस पर रेडिश ब्राउन कोटिंग। केमिस्ट्री यार करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ भाई, रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। जिंक सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ मिली, तो यहाँ पर तुम्हारी जो रिएक्शन है ना गैल्वेनाइजेशन को शो कर रही है। तो जैसे जिंक सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ मिली तो जिंक ऑक्साइड और SO2 बनेगा, और यहाँ पर तुम्हारा जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ मिला तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब यहाँ पर है ना रोस्टिंग, जो रोस्टिंग है ना, सॉरी ये तो देखो मैं बता रहा हूँ, गैल्वेनाइजेशन तो सीधा आयरन का होता है। आयरन लिया और आयरन को मैंने आयरन पर एक लेयर चढ़ा दी जिंक की, तो वो तो हो गया तुम्हारा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ना वो रोस्टिंग को शो कर रही है। रोस्टिंग क्या होता है तुम्हारा, जब ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन को हम सल्फाइड के जितने भी वो होते हैं ना इम्प्योरिटीज, जब इनको हम प्योर करते हैं ना तब होती है। और कैल्सिनेशन वो होता है जब हम है ना कार्बाइड की इम्प्योरिटीज को बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आता है, तो यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन में को थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, इसके नीचे नहीं लिखना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे ठीक है, व्हेन आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग मेटल आयंस आर बर्न्ड इन अ बुनसेन बर्नर फ्लेम दे इमिट कैरेक्टरिस्टिक कलर ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, PYQ वगैरह में नहीं मिलेगी, ये मैंने थोड़ी सी इंक्लूड करी है, तुमको अगर याद करना है तो कर लेना, वैसे थोड़ा सा देख लोगे तो मर नहीं जाओगे। सोडियम येलो कलर की फ्लेम में जलेगा, पोटेशियम तुम्हारा ये लाइट पर्पल, और कॉपर तुम्हारा ब्लू फ्लेम में जलेगा। ठीक है, ग्रीन ब्लू ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना ये कलर वाले। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जनरली है ना इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए बताया था इसका। ठीक है, दीज कंपाउंड डोंट मेल्ट और हीटिंग बट आर सोल्यूबल इन वाटर नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जैसे पानी वगैरह, जो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके वाले जो लिक्विड बनते हैं वो। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले अब बहुत सारे हो सकते हैं वो तो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे है तुम्हारा मेटल और HNO3, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल भाई ज्यादा इधर आ, सिल्वर ऑर्नामेंट, ये भी हटाओ, ये भी बता दिया अभी। ठीक, ये तो पता है ना। हाँ, ये पता है, बताया था पेपर में पता चलेगा भैया, मैं कह रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर एक चीज इन्फॉर्मेशन ऐड करी है मैंने, ये ध्यान नहीं रहती। HCl पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है,
और CCl4 क्या होता है, ये नीचे कर लेना। अरे CCl4 तो कम आता है नॉन ना। पोलर को, ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नॉन को ये 9th क्लास में भी था। नॉन पोलर कोवेलेंट होता है कंपाउंड, ठीक है। मस्ती बसा रहा है क्या? पोलर, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में 74% आयरन, 8% निकल और क्रोमियम 18%। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो, ये तो तुमको पता ही होगा। जिंक तुमको पता ही होगा। अच्छा, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये तो पता ही होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन नहीं आता ना, वो नॉन मेटल्स वाले में आता है। हाँ तो ध्यान रखना, कार्बन है ना मोर रिएक्टिव होता है जिंक से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बता ही दिया। रस्टिंग और कैल्सिनेशन हो गया, इसकी पूरी रिएक्शन है। इस बार CBSE ने अपने सैंपल पेपर में भी पूछा था ये वाला कुछ, तो यहाँ पर ये रिएक्शन थी। कौन सी वाली थी ये कौन सी थी इसमें रिएक्शन, ये वाली थी। तो इसमें ना तुमने ये नहीं लगाया था, डायरेक्ट ये लिख दिया था। तो इसमें देखो ये पहले सल्फाइड है, तो इसमें तुम्हारी सल्फाइड की मेटल को प्योर करने के लिए रस्टिंग होता है, तो ये तुम्हारा ये करे रिएक्शन। अब इसमें क्या, ये ना पूरा कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर जब जरूरत होती है कॉपर सल्फाइड की। और यहाँ पर जो सल्फाइड है ना, ऑक्सीजन को हटाने में मदद करता है जब ये सल्फाइड है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये सल्फाइड क्यों लिया इस रिएक्शन में दोबारा से, क्योंकि ये सल्फाइड है ना ऑक्सीजन को हटा के ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। इसलिए दोबारा से लिया है इसको, ठीक है, इसलिए दोबारा से लिया है। बाकी रिएक्शन में नहीं लेते। देखो हम इसमें हमने अगर तुम्हारी और रिएक्शन देखोगे ना, उसमें कार्बाइड वालों में देखोगे तो उसमें नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसका वो कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, प्योर मेटल मिल जाएगा हमको, ठीक है। वैन मैग्नीज ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम पाउडर डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, ये क्यों बताइए, ये लैंग्वेज लिख रखी है, लाइन लिख रखी सिर्फ तुम्हारी बुक में, उसकी रिएक्शन नहीं बता रखी। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर 3 बार आता है या 4 बार आता है, 3 2। अब ये है ना, तुम बैलेंस वहां करने मत बैठना, डायरेक्ट तुमको पता होना चाहिए 3 4 3 2, याद रख लेना कितनी सी तो रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना एक चीज, दो बताओ। ये दोनों रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। लाइन लिख रखी है, यहाँ पे लिख रखी है लाइन, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट तो है यही, साथ में एक्सोथर्मिक भी है। तो एग्जामिनर पूछ लेगा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज हाईली एक्सोथर्मिक एज वेल। तो एक्सोथर्मिक तुम ऐसे, अब तुम्हारे एक तो आ जाएगा दिमाग में, मैं मानता हूं एक तो आ जाएगा दिमाग में, ये तुम्हारा थर्माइट है, लेकिन दूसरा नहीं आएगा, दूसरा ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रख लेना, हाँ ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, एल्यूमिनियम किस में बदल रहा है, और यहाँ पर ये किस में बदल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों आ रहा है, तो ये रेडॉक्स भी है, रेडॉक्स। अब आगे चलते हैं, चौथा भी कर लेते हैं यार जिसनी का 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, इनको एल्कीन एल्काइन बोलते हैं, ओल्फिन्स, और ये तुम्हारे पैराफिन्स होते हैं। सैचुरेटेड को पैराफिन्स भी कहते हैं, ओल्फिन्स भी बोलते हैं। ये चीज हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर फ्रूट जो पकता है ना तुम्हारे उसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स बहुत सारे, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल। तो यहाँ पर CH4 CH2 CH2 को गैप करते करते बढ़ा लो। अच्छा, एग्जामिनर तुम्हारे ये दे देगा, तो इसका तुम्हारा जो सेकंड ऑर्डर पे वो बता दोगे ना, सेकंड ऑर्डर पे जो होगा वो बता दोगे ना। अच्छा, अगर ये वाला दे दिया तुम्हारा, इसका 4th ऑर्डर बता दोगे ना, ठीक है। उल्टा पीछे ऐसे पूछ लेता है, जैसे तुमको ये दे दिया, ऐसे पूछ लेगा 3rd ऑर्डर वाले का वो बताओ, मोलिकुलर मास बताओ, तो बता देना कार्बन का 12 होता है, 12 ये 36, और हाइड्रोजन का 8 बुक करके कर लेना। तो ये एल्कीन्स का, ये अल्कोहल का है। तो यहाँ पर CH बस, होमोलोगस मतलब CH2, और होमोलोगस का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, ठीक है। इसके बाद CH2 क्यों लगा दिया भाई कहाँ पे, लास्ट वाले में? हाँ तो कर लेना तुम यार अरेंज यार, क्यों लगाया है? कहाँ पर CH2 क्यों है ये? इसमें बिल्कुल अभी गिन लेता हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पर 3 आपको ये मिलेगा, और यहाँ पर एक C कितना बचा, 3 और यहाँ रुक जाओ, C3 और H8 हो गया। यहाँ पर C3H8, यहाँ पे कितना है C5। अच्छा, ये हटा लेना, कोई का हो जाए होता है भैया थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे हटा लेना थोड़ा सा यार, ओके यार, ठीक है। C3 ठीक है, वो तो तुमको CH2 का गैप करके करना है इंक्लूड। यहाँ पे C4 हो जाएगा, यहाँ पर H9 हो जाएगा और OH, ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम। ग्लू। तो आगे चलते हैं यहाँ पर ट्रिक फॉर आइडेंटिफाइंग नंबर ऑफ आइसोमर। तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, ये होता है। जैसे मेरे को हेक्सेन का देखना है कितने आइसोमर है, अब मैं निकालने थोड़ी बैठूंगा एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। बनाने के होते हैं पर वो तो बनाने के बहुत कम आते हैं, वैसे एमसीक्यू में पूछते हैं। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कार्बन हेक्सेन में 6 होते हैं, 6 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 1 2 2 4 प्लस 1 5, खत्म। हेप्टेन, वापस बता, मेरे को समझ नहीं आया। अरे कार्बन की जो संख्या होती है ना वो यहाँ रखनी होती है n की जगह, बस बस बस। तो हेप्टेन फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आइसोमर्स के लिए है। हाँ आइसोमर के लिए। हेप्टेन का अगर मैं निकालूं तो हेप्टेन का क्या रखूंगा, 7 होता है कार्बन की संख्या, 7 माइनस 4 माइनस में नहीं आएगा, बस ध्यान रखना 4 के लिए एप्लीकेबल है, 4 तक होना चाहिए कार्बन, मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट तक, ब्यूट से आगे तक के सारे लिए एप्लीकेबल है। ब्यूट के क्या जीरो रहेंगे इसमें? हाँ यहाँ पे 0 2 की पावर 0 1 1 और 1 2 2 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एलिफेटिक एलिसाइक्लिक, ये स्पेलिंग थोड़ा कर लेना यहाँ पर, तो एलिसाइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड का एलिफेटिक भी कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड ये होते हैं ये तुम्हारे, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड में एल्केन एल्किन एल्काइन होते हैं, ये तो पता ही होता होगा। अच्छा ये बेंजीन होता है और ये नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन क्यों दिखाया मैंने 9th, ये तुम्हारे ना 7th 8th किसी क्लास में था नेफ्थलीन, 8th क्लास के चैप्टर में, नेफ्थलीन bonds। हाँ बड़ा वो उसका 9th structure क्लास। 10 कार्बन। अरे तो यार ये एक है, ये 2 बार हो जाएंगे खत्म यहाँ। 2 बार नहीं है वो। ठीक है, अरे मुझे इसको बॉन्ड जोड़ गिनना दे। होता, बॉन्ड कैसे गिनते हैं? बॉन्ड ये रहा 1 2 3, ये तो कितने हो गए 6। है अच्छा डबल बॉन्ड। अरे अरे हाँ, ठीक है। ऐसे गिन लो, इसको पकड़ो, मैंने इसको पकड़ लिया बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खत्म। एक पकड़ के रखो। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड गिनने हैं। हाँ 2 गिनने। अच्छा नेफ्थलीन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनमें निकालने को मैंने पहले से ये लगा रखे हैं, तो तुम्हारे आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे इसमें कितने, इसमें 10 होंगे, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 होंगे इसमें। इसमें कितने तुम गिन लेना, 12 बॉन्ड निकलेंगे। इसमें कितने 18 बॉन्ड, तुम करके देख लेना, मैंने दे रखा तुमको। इसमें 12 कैसे हुए? मेरे 12 नहीं आए इसमें, मैंने जब गिने थे। किसमें? ये नीचे बेंजीन में। ये इसमें हाँ। इसको खोल लो यार, ऊपर एक कर दो। रखा है। अरे खोल, ये रहा ना 16 आए थे हमारे, आपने अभी करा था, हमें याद है। अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है कोई नहीं पता। यहाँ पे? 12 बॉन्ड है ना, रुक जाओ 1 मिनट सही कर 12 लेते बॉन्ड हैं। कैसे आए? तो ये इसका ही तो है, इसका ही तो भाई है, ये तो 16 निकले थे। तो 16 कर लेने इधर, समझ गए? अरे अभी बताया ना मैंने तुमको गिन के, तो ये अरे गिन लो यार तुम यार, इसको थोड़ा देखो। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आएगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ रहेगा, 1 2 3, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और एक और एक और, ठीक है। तो इस हिसाब से वो कर लेना तुम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो साइक्लिकल फॉर्मूलाज, एल्केन एल्किल एल्काइन, यार बोलते रहते हैं हो जाता है यार। एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनका फॉर्मूला बदल जाएगा। जनरल फॉर्मूला तो क्या देखते हो तुम, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 ओपन साइकिल के लिए, एक होता है CnH2n और एक होता है CN ये होता है। अब ये साइक्लिक अगर आएंगे तो एल्केन बन जाएगा CnH2n, एल्कीन हो जाएगा CnH2n-2 और एल्काइन हो जाएगा CnH2n-4। अच्छा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए तो 10 हाइड्रोजन है क्या इसमें? रुको जो एल्कीन है ना, ये रुको जाना 2 - 2 भी तो करेंगे, तो हाँ तो C6, यहाँ पर कितने बचे? रुक जाओ 1 मिनट। एल्कीन ये वाला है, लगा के देख लेते हैं यार 1 मिनट। C यहाँ पे मैंने 6 रखा और यहाँ पे 6 2 12, 12 में 10 में चला जाएगा। ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, रुक जाओ। ऊपर वाले लगा लेके जाओ, ये क्यों देख रहे हो? 6 दूनी 12, कोई ना करा हुआ, आगे चले। खड़ा हूँ आज भी वहीं, ये दिल फिर बेकरार, 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम है, आगे चला गई बसी। भाई कौन छोड़ गई भाई? मैं छोड़ गया था पहले। अरे फॉर्मूला है ना, तू क्यों खड़ा है? जा ये जा। फॉर्मूला भी मत करना, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला रहने देना, ठीक है। अभी इनको थोड़ा सेट रखना है, हाँ भैया। ठीक है।
तो यहाँ पर तुम्हारा एलपीजी के अंदर क्या क्या मिली होती है? ब्यूटेन प्रोपेन। एलपीजी के अंदर क्या मिली होती है? ब्यूटेन प्रोपेन। वेजिटेबल घी होता है वो क्या होता है तुम्हारा? सैचुरेटेड का होता है, और ऑयल जो होता है वो सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना एनिमल फैट गंदे होते हैं। अब यहाँ पे देखो वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन और सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कुकिंग के लिए प्रेफर करते हैं, हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है। अब यहाँ पर एक चीज आई, नई चीज थोड़ा सा देखो। हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है भैंस का कि देखो एनिमल फैट लिखा तो बॉइलिंग अब ये तुम्हारे ना उसके हिसाब से जो तुम्हारा है ना वो हाइड्रोजनेशन उसके अकॉर्डिंग है ना, ये हेल्थ के लिए भाई बेकार बता घर पे बना हुआ भैंस का घी बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो यहाँ पे लिख रखा है एल्काइंस जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्कीन्स एल्केन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइन का जो तुम्हारा होगा ना बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा, एल्कीन का थोड़ा कम होगा, एल्केन का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, समझिए। क्योंकि वो जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे ना तो बहुत स्ट्रांग होंगे ना, वो टूटने में टाइम लगेगा ना उनको, तो वो इस वजह से। अच्छा यहाँ पर दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर है ना तुम्हारा अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं तो उनका है ना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज एज द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर तुम्हारी चेन जैसे जैसे बढ़ रही है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, क्या हो रही है तुम्हारी सोल्यूबिलिटी घटती जा रही है ना, पहले ज़्यादा थी फिर कम ही फिर सबसे कम। और तुमने इंक्रीजिंग ऑर्डर उस पेपर में करा था ना, तुमने ऐसे लिख दिया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया था तो वो कट जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था छोटे से बड़ा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम समझ गए, हाँ। तो ये वाली चीज़ है, ये थोड़ा देख लेना बस, एग्जाम टाइम का आखिरी टाइम देख के चल जाना, क्या पता आ जाए इसमें। वो पहले था तुम्हारी बुक में ये, सुनो, हाँ ये जो आपने ये टेबल बनाई है उसमें वेजिटेबल है लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड। और ऊपर करो, हाँ ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ यहाँ पढ़ो, क्या लिख रहा है, ये क्या घपला है? क्या घपला है? वेजिटेबल घी है सैचुरेटेड कार्बन चेन। वेजिटेबल घी मतलब ये एनिमल फैट की है वो, अच्छा, घी मतलब एनिमल फैट का। और ऑयल देखो सुनो, देखो जो घी होगा ना, घी वेजिटेबल घी वो तुम्हारी बुक में माना गया सैचुरेटेड, वेजिटेबल घी सैचुरेटेड होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा ऑयल है वो क्या है, अनसैचुरेटेड, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग है भाई। हाँ तो हाइड्रोजनेशन से तो होता है हाँ, अब यहाँ पर हाइड्रोजनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सोप साबुन तुम्हारी काम नहीं करती हार्ड वाटर में, साथ ही साथ एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करती, ठीक है। अच्छा डिटर्जेंट, देखो कोई और खाता है तो नहीं देखते, ये क्या हो रहा है, जल्दी से जाओ। डिटर्जेंट क्या होता है, अब ध्यान सुनो। स्किप कर दिया आपने सब। अरे तो क्या है यार, उसमें आता नहीं है कि भैया आपको एक बार पढ़ दो उसमें क्या है। हार्ड वाटर क्या होता है, बिकॉज इन हार्ड वाटर इट रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट विच इज एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के वो होते हैं ना, और यहाँ पर बिकॉज इट फॉर्म इनसोल्यूबल लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये एसिडिक कंडीशन में भी काम नहीं करता, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, बिल्कुल, ये सोप है ना किसकी चैन होती है, सोडियम की। किसकी होती है, सोडियम के वो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन की चैन होती है ना। जबकि डिटर्जेंट तो सल्फोनिक एसिड की, किसकी होती है, सल्फोनिक एसिड की, और या फिर अमोनियम सॉल्ट की चैन होती है, जिसमें साथ में क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस आते हैं, ठीक है। वर्क इन बोथ हार्ड और सॉफ्ट वाटर, डिजोल्व इन वाटर फास्टर देन सोप, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारी एक चीज आ रही है, यहाँ ध्यान रखना, KMnO4 एल्कलाइन होता है और K2Cr2O7 एसिडिफाइड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना तुम, एल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल। एसिडिफाइड क्या होता है, K2Cr2O7, ये तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। अच्छा क्रोमियम की अगर मेरे को वैलेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, अगर निकालूं तो K2Cr2 की मेरे को क्रोमियम की वैलेंसी निकालनी है तो मैं क्या मानूंगा, 2 × 1 प्लस का 2x और प्लस ये माइनस का कितना, 7 × 2 14 इक्वल्स टू 0। तब यहाँ पर इधर ले लेना, तुम्हारी ये x की वैल्यू आ जाएगी तो क्रोमियम की वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है।
समझ गए? आप खाओ। जो चीज सिखाई थी तुमने अप्लाई कर दोगे ना। हाँ, अब सुनो, वैसे तो मैं करूंगी नहीं, बट ठीक है। ऑक्सीडेशन, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऑक्सीडेशन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा हाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, बॉन्ड देखो टूट गया, बॉन्ड टूट गया। डबल बॉन्ड है और वो सिंगल बॉन्ड में बदल रहा है, लेकिन यार मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है। आपने सब कुछ खिचड़ी बना दिया, इसलिए अजीब लग रहा है। नहीं रुक जाओ, मेरी 2 PDF थी ना। एडिशन रिएक्शन जाना है इसमें। बोल रहे हो खिचड़ी बना दी। अरे वो 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गई वो? आपने उल्टा लगा दिए पन्ने। अब नक्कर तो हो गया। क्या देखा तुमने? ये रही, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाली खुल रही थी यार, ना। आपने शांत खोल शांत दिया। शांत, ये देखो यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा था ना इसमें कुछ और, तो वो दिखा देना। अब देखो तुम्हारे यहाँ पर ये हो चुका 3rd चैप्टर, और हमारे पास अब ये चल रहा है तुम्हारा हार्ड वाटर का डिटर्जेंट का हो चुका। यहाँ पर देखो हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इज जनरली यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल, समझिए? वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट कर ले? वेजिटेबल घी में। अब ये वेजिटेबल ऑयल को घी में कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, कर रहे तो कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के रखते होंगे शायद, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, अब बता दूं सारा। कैटलिस्ट 9 निकल, अब यहाँ पे तुम्हारे निकल दे रखा है, प्लेटिनम नहीं दे रखा, तो मैंने प्लेटिनम इंक्लूड कर दिया, ठीक है। प्लेटिनम भी होता है, साथ में पैलेडियम भी होता है, ठीक है। 3 चीज होती है यहाँ पर, कोई सी भी एक चीज ले सकते हैं यूज में, ठीक है। क्या आई आएगा अरे सही तो प्लेटिनम, है। ठीक है। अब हाँ, गलत है। ठीक है कर लेना, ठीक है वो यार, अब क्या कर भाई यार। अब देखो Platinum सही तो एडिंग, है। कोई बात नहीं, गूगल खराब है। एडिंग हाइड्रोजन टू अ डबल बॉन्ड, इससे कोई इशू नहीं आ रहा है इतनी चीजों से यार। अरे यार, मेरे को एडिंग दिख रहा है। एडिंग हाइड्रोजन टू अ डबल बॉन्ड causes it to become, adding hydrogen to a double bond cause, सिंगल बॉन्ड। adding hydrogen to a double bond cause it to become single bond, a process known as hydrogenation। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटाने के लिए मैंने क्या करा? हाइड्रोजनेशन करा, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड ठीक में है, hydrogenation सिंगल है। बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे एक और रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अरे ठीक है यार भाई, भाई ठीक। अरे यार पर CH4Cl, यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पे तुम्हारा ये CH3Cl बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। यहाँ पे सनलाइट रिक्वायर्ड होगी, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हट रही है तुम्हारी। देखो यहाँ पर है ना, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड ऑन हो रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन हट रही है। अच्छा, तो यहाँ पे जब ऐड हो रही है तो क्या होगी तुम्हारी? एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर हाइड्रोजन हट रही है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम देख लेना। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, अच्छा ये रिएक्शन भी अभी देखेंगे, अभी रुक जाओ, ब्रेक के बाद थोड़ा सा अभी आते हैं, नीचे चलते हैं। खुद ने तो सारी रिएक्शन कथा ही लिखा है। एग्जैक्टली, एक कथा पढ़ के देखो, हर मंगल कंपेयर दीज 2 रिएक्शंस। देखो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन करा इसका मैंने, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसको ट्रिपल बॉन्ड को मैंने तोड़ा, तो ये सिंगल मतलब है ना, दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन निकली, तब H3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखोगे ना, जब इसकी मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 1 लगा, जब इसको मैंने कन्वर्ट करा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल लगा? 2। समझ गए? यहाँ पे तो 1 लगा, यहाँ पे 2 लगे, तो यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम इन ओनली 1, whereas in the reaction second number of moles of hydrogen consumed is 2। समझ गए? ये वाली चीज हो गई। अब यहाँ पर देखो एथेनोइक एसिड, उसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। 2 एडजेसेंट होमोलोगस, जैसे होमोलोग्स होते हैं ना, मोलिकुलर वेट ऑफ मेथेनॉल और एथेनॉल। मेथेनॉल देखोगे और एथेनॉल देखोगे ना, अगर इनका मोलिकुलर वेट निकालोगे, इनका डिफरेंस करोगे तो 14U आएगा। तुम कर लेना, करके देख लेना। ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर हेट्रो एटम्स। इनको हेट्रो एटम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर तुम्हारी चैन में ऑक्सीजन क्लोरीन ऐसे एटम है तो इनको क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। तो यहाँ पे लिख रखा है हेट्रो एटम इज एनी एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाली चीज बता दी मैंने तुमको। उसके बाद बेकिंग सोडा, जो मैंने आगे शुरू में ऊपर पढ़ा था, वही रिएक्शन यहाँ पर भी इन्वॉल्व है। अभी इधर CO2 बन रही है तो लाइम वाटर के साथ कर लेना, तुम्हारा चेक CO2 बन रही है नहीं बन रही। कंबशन क्या होती है तुम्हारी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, पता ही होगा। अरे जलती है ना तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन कैन नॉट बी कंबशन। लेकिन देखो कंबशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन कंबशन नहीं है। ये स्टेटमेंट आ सकता है पेपर में 2 नंबर का। कंबशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
बस बट ऑक्सीडेशन कैन नॉट बी ए कंबशन, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है। तो इसमें एग्जांपल ये दे देना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लिख भी देना वो, ठीक है, वो फॉर्मूला, ठीक है। और कंबशन रिएक्शन बट नॉट कंबशन रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है ना, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कंबशन थोड़ी होती है। तो हो गया इसका वेरीफाई, समझ गए, गर्मी लगती है इसका, ठीक है, समझ गए वाली बात, समझ गए। अब हम आगे चल, ये देखा सोप, अगर सोप जो होता है ना अपना झाग का जो फॉर्म करता है लेदर विथ सॉफ्ट वाटर एट 95 डिग्री सेल्सियस, अगर वो बीमार हो रहा है बंद कर दे, बीमार है तू? कौन बोला बीमार हूं मैं? देखो भैया कुछ नहीं है। खुद बोल द हार्डनेस ऑफ वाटर गेट रिड्यूस एट इट्स टेम्परेचर, सोप प्रोड्यूस लेदर इन गुड अमाउंट। अगर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी फोमिंग की जो होगी, वो झाग बनने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बता रखा है जो फ्लेम एल्केन की होती है वो तो ब्लू क्लीन फ्लेम में जलती है, और जो तुम्हारी वो जो होती है ना अनसैचुरेटेड कार्बन की जो फ्लेम होती है वो कैसी जलती है, अनबर्न्ट हो के जलती है, मतलब येलो येलो जलती है। वो क्यों जलती है येलो? क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम नहीं मिल नहीं पाती पूरी पूरी, ठीक है। सूटी नहीं सूटी, अब यहाँ पर देखो कंबशन ऑफ, अरे कंबशन ऑफ एल्केन्स, मीथेन और इथेन, यहाँ पर है ना बहुत सारे एल्केन्स दे रखे, इनके कंबशन कैसे होते हैं वो तुम्हारे को है ना यहाँ पर देख लेना है, तुम कर लेना। अगर मान लो कल को कोई एक एल्केन एक्स्ट्रा आ गया तो तुम उसका कंबशन करके बता देना, जैसे तुमने पहली करके देखी ऐसे बनी, दूसरी करके देखी दूसरी बनी, क्योंकि तुमको पता है कोई भी चीज़ जलेगा तो CO2 बनेगी, ऑक्सीजन अगर पूरी पूरी मात्रा में तो CO2 बनेगी, साथ में पानी निकलेगा। अगर वो ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, सिगड़ी नहीं जलाते हैं कई लोग, जो दरवाजा बंद कर देते फिर सिगड़ी जलती रहती है, उसमें ऑक्सीजन तो प्रॉपर होती नहीं, अनबर्न जलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होते हैं CO2 से, तो वो दम घुट जाता है उनका और बेहोशी में ही निकल जाते हैं वो, नींद में ही निकल जाते हैं। फिर बाद में वो आता है उसका कोई भी, अरे गियो ठाकुर तो गियो। क्या बोल रहे हो? अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन पता लगी। अब सुनो, ये रिएक्शन तुम्हारी ओवरऑल सेटअप करेगी। सबसे पहले मैंने CH3COOH को लिया, अगर Na को मैंने मिलाया तो यहाँ पर बनेगा ये। अगर मैंने CH3COOH को अल्कोहल के साथ मिलाया, मेथ एथेनॉल के साथ मिलाया और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये बनेगा। अगर इसको इसके साथ मिलाया तो ये बनेगा, इसको इसके साथ मिलाया तो ये बनेगा, इसको इसके साथ बनाया तो ये बनेगा। इनको रट लेना, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रिफिकेशन इसी में मिल जाएगी, सैफोनिफिकेशन भी इसी में मिल जाएगी। फिर भी अगर नहीं मिलती तो नीचे भी लिख रखा है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन और सैफोनिफिकेशन रिएक्शन दोनों। ध्यान रखना ये दोनों ओवरलिंक्ड है। अगर एस्टर जो बना तुम्हारा, इस एस्टर को पकड़ के मैं ले आया और NaOH की प्रेजेंस में मैंने कराया तो साबुन बन जाएगा तुम्हारा। क्या बन जाएगा? साबुन। और वापस से अल्कोहल भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप ऑन ट्रीटिंग एस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और द एस्टर इज कन्वर्ट बैक, ये एस्टर तुम्हारा कन्वर्ट बैक भी हो सकता है अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो चुकी है केमिस्ट्री की थियरी।